हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ और आज हम अपनी क्लास में पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे। हालांकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 को आधा कर लिया था, आज हम अपने चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हमने अपनी पिछली क्लास में 7 फीचर्स पढ़े थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में अपने 7 फीचर्स पढ़ लिए थे। तो आज की हम क्लास में अपने 8वें फीचर से शुरू करते हैं क्लास को। तो जो हमारा 8वां फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रशासन के अंदर कुछ बेसिक राइट्स जो है हमारे सिटीजन्स को जो दी जाएगी इंडियन को, वो रखी गई है। तो उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो जो ये बेसिक राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखी गई है। टोटल 6 तरह की बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारी है। पहली जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो हमारे आर्टिकल 14 से 18 में रखी गई है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो ये कहती है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर किसी को एक ही नज़रिए से ट्रीट किया जाएगा, हर किसी को इक्वालिटी दी जाएगी, हर किसी को सरकार एक ही नज़रिए से देखेगी। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं। जैसे कि अगर कोई इंसान गोरा है या काला है, कोई इंसान अमीर है तो उसको ज़्यादा अच्छे रिस्पेक्ट दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर किसी को इक्वालिटी दी जाएगी। हालांकि ऐसे किसी मैटर में नहीं होता। जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान है जो बहुत ही अच्छा है, मतलब अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में, और एक जॉब को एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन हो जिसकी, और एक इंसान है जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो उस जगह पे इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले को ही लेंगे। कहीं कहीं जगह पे आपकी काबिलियत से आपको चुना जाता है। ठीक है। अगला जो हमारी जो राइट है, इसके अंदर फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू फ्रीडम। अब हम सबको ये राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से 22 में रखी गई है। अब ये हमको ये राइट टू फ्रीडम हमको ये कहता है कि भाई हर एक इंसान को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी आपसे आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम नहीं छीन सकता। हालांकि ये कुछ स्पेशल केसेस में होता है कि जब हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे, या फिर कोई टाइम ऐसा होता है जब हम पूरे फ्रीडम नहीं, हमको नहीं दी जाती। वो स्पेशल केसेस में होता है, स्पेशल मैटर्स में। पर अभी आपके पास, हमारे पास हमारी एक राइट है कि हमसे ऐसे बेफालतू में कोई भी हमारी स्वतंत्रता को, हमारी फ्रीडम को नहीं छीन सकता। हमारी जो तीसरी राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब है अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का शोषण हो रहा है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो दिमागी हो, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिजिकली हो, किसी भी तरह का आप पे शोषण किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। अब जो अगला जो हमारा है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक इंसान को, इंडिया के हर एक इंसान को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है। हम जिस धर्म को चुनना चाहे, हम जिस भगवान की पूजा करना चाहे, हम कर सकते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा आर्टिकल 25 से 28 में रखा गया है। अगला जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारी आर्टिकल 29 से 30 में रखी गई है। ये हमारा डील करता है जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स या हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने कल्चर के बारे में बताना चाहें, उनको पढ़ाना चाहें खुद से, तो हम उनको बता सकते हैं। सरकार इस चीज़ पर रोक नहीं लगाएगी। तो उसके बाद हमारा जो आता है, ये बहुत ही मेन जो अब आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत ही मेन राइट है। ये आर्टिकल 32 में रखा गया है। ये कहता है कि अगर आपके साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो सरकार कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ निकालेगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी उसका, कि जिससे कि ये एक्सप्लॉइटेशन आपके साथ ना हो। ठीक है। हमारा जो 8th फीचर था फंडामेंटल राइट का, सेलिएंट फीचर जो हमारा फीचर है फंडामेंटल राइट का, ये यही था, फंडामेंटल राइट्स ही है, जो मैंने आपको सारी बता दी है। अगला जो हमारा मेन फीचर आता है ये आपका सेलिएंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको हम कहते हैं। ये हमारा ये कहते हैं, इसके अंदर BR अम्बेडकर जी ने ये कहा था भाई कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये DPSP जो फीचर है, ये बहुत ही नोवल फीचर है। नोवल मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बोल्ड फीचर है। अभी इसको बोल्ड फीचर क्यों कहा गया? इसको बोल्ड फीचर इसलिए कहा गया क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा होगा ना, ये इसका ये मतलब होता है कि भाई हम अपना एक आइडिया प्रमोट कर रहे हैं। आइडिया कौन सा आइडिया प्रमोट कर रहे हैं? किस आइडिया को हम मतलब कि बढ़ावा दे रहे हैं? एक ऐसा आइडिया को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे कि जिसके अंदर हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को फैलाएंगे। मतलब कि हम एक तरह से सामाजिक और आर्थिक
स्वतंत्रता को फैलाना है, मतलब हर किसी को सामाजिक सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे मतलब अपनी खुद की स्वतंत्रता है। और साथ साथ इसमें ये कहा गया कि भाई हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वेलफेयर स्टेट मतलब कि हम कोशिश करेंगे इक्वालिटी लाने की। अगर देखो वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि किसी ना किसी तरह से हम इक्वालिटी लाने की। अगर एक तरफ मान लो कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक है गरीब आदमी, तो थोड़ी सी इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, उस इंसान से हर थोड़ा टैक्स लेते हैं जिसकी इनकम, अब इनकम के ऊपर कुछ लिमिट्स होती है ना कि जिसकी इनकम इस लिमिट से ज़्यादा है, इस लाइन से ज़्यादा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जो इंसान गरीब होता है उसको सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह से थोड़ा सा वेलफेयर लाने की कोशिश की है हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा मेरा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा अगले ही जो अब हमने अपना ये पढ़ लिया डीपीएसपी क्या होता है। अब डीपीएसपी के बाद हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या होती है, देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले लिखी नहीं गई थी, ठीक है, पर अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ ऐड की गई है हमारी। कब की गई है, देखो 1975 से 1977 में जब इमरजेंसी का समय था, उसी दौरान 1976 में एक एक्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 का। उसके अंदर ये कहा जाता है भाई कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हमारी होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आम नागरिक की भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए अपने देश के प्रति। तो कुछ ड्यूटीज़ जोड़ी जाती है। अब हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ जोड़ी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। पर हाँ, और एक जो सबसे मेन ड्यूटी जो हमारी 2002 के अंदर जोड़ी गई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वो कौन सी थी बताओ। वो ड्यूटी ये थी कि जो भी हमारे पेरेंट्स या गार्जियन होंगे एक बच्चे के, उनकी ड्यूटी ये है कि वो अपने बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल तक, मतलब 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। उनकी ये ड्यूटी है। और भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक है जैसे कि हमें अपने फ्लैग की, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपनी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाना है, बचा के रखना है हमेशा। हमें एक भाईचारे को बढ़ावा देना है। ऐसी काफ़ी सारी हमारी टोटल 11 ड्यूटीज़ है जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है सेकुलर स्टेट। ये एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, एक सेकुलर स्टेट का मतलब है कि भाई जो ये सेकुलर स्टेट का जो फीचर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कब जोड़ा गया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 का, जब ये सेकुलर स्टेट को जोड़ा गया था। इसमें ये कहा गया भाई जितने भी इंसान होंगे हमारे इंडिया के, जो भी कोई इंसान होगा, जो भी पर्सन होगा, कोई भी इंसान अपने धर्म को चुन सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, किसी भी भगवान को मान सकता है। स्टेट और गवर्नमेंट कुछ भी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो अब हमको अपने धर्म चुनने का अधिकार है पूरा, अच्छे से हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। स्टेट ये नहीं कहेगी कि भाई कि तुम ये धर्म नहीं चुन सकते, या फिर कि स्टेट जो है रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस ही नहीं देगी अपना बिल्कुल भी। और इसमें एक बात और कही गई है कि जो स्टेट होगी ना, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी भी ग्राउंड पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगी, चाहे कोई गोरा हो चाहे काला हो, रिलीजन के। और सेकुलर स्टेट में ये कहा गया कि रिलीजन के बेस पर स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगी। मेन इसमें ये कहा गया था। और ये कहा गया था रिलीजन के बेस पर ऐसा नहीं होगा कि इक्वालिटी दी जा रही है स्टेट को, मतलब कि अपॉर्चुनिटी किसी को ज़्यादा दी जा रही है, कोई अगर हिंदू है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जा रही है, कोई अगर सिख है तो उसे कम दी जा रही है, ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है। अगला जो हमारा है वो ये है कि भाई जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस होंगे, जैसे रिलीजियस जो भी हिंदुओं की जो मंदिर होंगे, या फिर मुस्लिम की जो जो हमारे दरगाह होंगी मुस्लिम्स की, या फिर ठीक है, और जो भी हमारे क्रिश्चियंस के चर्च होंगे, ये सब अपने जो रिलीजियस अफेयर्स होंगे ना ये खुद ही देखेंगे, जब ये खुद ही संभालेंगे। पर ये जब तक खुद ही स्टेट इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा कुछ भी। पर स्टेट एक शर्त पे इंटरफेरेंस कर सकता है इसके अंदर, जब किसी इंसान की फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, तो स्टेट इन मैटर्स में भी घुसता है और इन मैटर को भी सॉल्व करता है। अगला हमारा ये है कि भाई अगला जो हमारा है वो ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, ये हमारा नेक्स्ट फीचर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि एक उम्र से ज़्यादा के लोगों को, मतलब कि एक उम्र को तय कर दिया गया है, उससे ज़्यादा के लोग
हमारे वोट देने के अधिकारी हैं। वो अपनी सरकार चुन सकते हैं, वो अपने लीडर को चुन सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 21 साल के बंदे जो होते थे 1989 से पहले क्या होता था, 21 साल के बंदे जो होते थे वही वोट दे सकते थे। पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के तहत क्या हुआ, ये कह दिया गया कि भाई अब 21 साल के नहीं 18 साल से लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर एक बात और कहेगी कि भाई जो भी वोट देगा ना अपना, उन सभी का वोट एक बराबर होगा, चाहे वो एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक वेजिटेबल सेलर हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, हर एक का वोट इक्वली होगा। ये नहीं होगा कि भाई एक बहुत अमीर आदमी ने वोट दिया तो उसका वोट की वैल्यू ज़्यादा है और एक गरीब आदमी ने दिया उसकी वैल्यू कम है। सबके वोट की वैल्यू इक्वल होगी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कॉमन इंसान हो, उन सबकी वोट की वैल्यू बराबर होगी। तो इससे क्या होता है, एक तरह से ना हमारी सोसाइटी में एक इक्वालिटी शो होती है, इक्वालिटी दिखती है कि यार हमको भी, आम लोगों को लगता है कि हमारा भी सोसाइटी के अंदर कुछ महत्व है, हम भी इस सोसाइटी के हिस्सा हैं, इसलिए ये सब रखा गया है। ठीक है, तो अगला जो है हमारा, हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे काफ़ी सारे जो देश थे वहाँ पे ये सब नहीं था उस समय, पर हमारे देश ने ये कहा कि भाई हम हर किसी को वोट देने का अधिकार देंगे, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे वो कोई भी हो। बस एक एज लिमिट दे दी गई कि इस एज लिमिट से ज़्यादा के लोग वोट दे सकते हैं। डेट्स इट। अगला जो हमारा फीचर है वो ये है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि भाई हमारे पूरे देश की, इंडिया की एक सिंगल सिटीजनशिप होगी। माना कि हमारे डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अलग है, परंतु सिटीजनशिप जो होगी वो पूरे देश की एक होगी। ऐसा नहीं होगा कि जिस स्टेट में तुम रहते हो उस स्टेट की एक सिटीजनशिप होगी, या फिर और जिस कंट्री में तुम रहते हो उसकी कंट्री की एक सिटीजनशिप होगी। मतलब कि दो सिटीजनशिप नहीं होगी, तुम्हारे पास एक सिटीजनशिप होगी बस। हालांकि ऐसा चलता है, अमेरिका में चलता है, यूएसए में ऐसा होता है कि आपके पास आपके स्टेट की भी सिटीजनशिप होगी और आपके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप होगी। वहाँ पे दो सिटीजनशिप चलती है, पर हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप चलती है। मैं होप करता हूँ कि आपको मेरे सारी बात समझ आ रही होगी। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको समझ आ रही है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगला जो हमारा फीचर आता है, चलो अपने क्लास में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अगला जो हमारा फीचर आता है वो आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मतलब क्या है, अब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया भाई कुछ बॉडीज़, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ ऐसी होंगी जो अपना काम फ्री एंड फेयर करेंगी। भाई उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं डलेगा कि भाई तुम ये करो या फिर वो करो। भाई वो अपना फेयर काम करेगी, एकदम न्याय वाला काम करेंगी। तो पहला आता है हमारा इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन होगा वो एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के हों, चाहे प्रेसिडेंट के ऑफिस के हों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के हों, वो एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। अब फ्री और फेयर का मतलब क्या है, फ्री का मतलब आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा इलेक्शन के लिए कि आप वोट डालोगे तो आपसे पैसा लिया जाएगा कोई। और फेयर का मतलब है भाई एकदम न्याय वाला इलेक्शन होगा, कि चीटिंग नहीं होगी कोई भी इलेक्शन में, कि आपने वोट दिया कि बीजेपी को और वोट चला गया आपका किसी और पे, ऐसा नहीं होगा। तो भाई जिस भी आप पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिस भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिस भी लीडर को वोट दे रहे हैं ना, तो उसी को वोट जाएगा। एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारी एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये किस पे ध्यान रखती है, ये एक तरह से हमारे गार्जियन होती है पब्लिक पर्स के। पब्लिक पर्स से गार्जियन का मतलब हो गया कि जो भी टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, तो ये देखते हैं कि उस टैक्स का जो भी पैसा आ रहा है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये एक तरह से उसको देखते हैं गवर्नमेंट किस जगह पे अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंड कर रही है पैसे को, कितने इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ का इस पैसे को सही जगह पे लगा रही है नहीं लगा रही। इन सबको देखते हैं हमारे CAG ऑफ इंडिया देखती हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखती हैं। अगली जो हमारी बॉडी है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। UPSC हमारे क्या करवाती है, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है। हायर सर्विस एग्ज़ाम को, ऑल इंडिया सर्विस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, जिसके बहुत सारे बच्चे आज प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आप में से भी कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो UPSC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। यहाँ पे फ्री और फेयर तरीके से हमारा काम किया जाता है। आपके नंबर्स पे, आपकी काबिलियत के हिसाब से कुछ सिलेक्ट किया जाता है।
अगली जो हमारी आती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जो अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, स्टेट लेवल में जॉब्स को प्रोवाइड करती हैं। हर एक स्टेट की अपनी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। तो अगला हमारा जो फीचर है वो आता है हमारा एमरजेंसी प्रोविज़न्स। एमरजेंसी प्रोविज़न में हमारा ये है कि भाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में एक आ गया है कि हमारे इंडिया के अंदर एमरजेंसी लगाई जा सकती है सिर्फ स्पेशल केसेस के अंदर। और वो स्पेशल केसेस क्या होंगे, एमरजेंसी पहली बात तो क्यों लगाई जाएगी, ताकि हम अपनी, अगर हमें अपनी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी को बचाना है इंडिया की, और कभी ऐसी नौबत पड़ गई कि वो ख़तरे में है, तो हम एमरजेंसी लगा सकते हैं। हम नहीं, मतलब कि हमारे देश के जो भी सरकार है वो एमरजेंसी लगा सकती है। और जब ये एमरजेंसी लगती है तो ये 3 वजह से लगती है। एक तो 3 तरह की एमरजेंसीज होती है। एक होती है नेशनल एमरजेंसी, ठीक है। नेशनल एमरजेंसी जो होती है आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है, जब हमें बाहर से वॉर होने का ख़तरा हो, या फिर हमारा बाहर से किसी ने हमला कर दिया है, हमारे बाहर से एग्रेशन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर हमारी आर्मी में रेबल हो गया है, आर्म रेबेलियन हो चुकी है, तो इस वजह से हमारी नेशनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगली हमारी है जो है मेन, वो है स्टेट एमरजेंसी, जो कि कब लगाई जाती है, प्रेसिडेंट के रूल में लगाई जाती है। प्रेसिडेंट का रूल कब होता है, जब हमारे स्टेट जो है सेंटर जो भी उनको बोल रहा है उस पर नहीं चल पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेल हो गया है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और आर्टिकल 356 के अंडर, 356 के तहत ये स्टेट एमरजेंसी लगाई जाती है। अगली जो हमारी है फाइनेंशियल एमरजेंसी। ये फाइनेंशियल एमरजेंसी जब लगाई जाती है जब हमारे देश में फाइनेंस की बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही है, जब हमारा देश एक तरह से, हमारे देश का दिवालिया निकल गया एक तरह से, मान लो कि हमारे देश का बहुत ही ज़्यादा पैसों का नुकसान हो गया, या फिर हमारे देश का बहुत ज़्यादा पैसा जो है लॉस हो चुका है हमारे पैसे को, या फिर फाइनेंस सेक्टर में हमारे पे बहुत कमी होगी है पैसे की, तो ये फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाती है। और अगला जो हमारा फीचर है वो है 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट हम आगे वाले लेक्चर्स में, या फिर आगे जो भी फीचर्स आ रहे हैं ना, 3 टायर गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वैसे तो मैंने आपको सभी का ओवरव्यू दे दिया है सारे फीचर्स का, पर हम आने वाले लेक्चर्स में ना सबको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो अगला जो हमारा फीचर है वो है 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट क्या है, देखो हमारा एक ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 के अंदर, जिसके अंदर एक आ जाता है कि भाई अब से ना एक रूरल एरियाज पर लोकल गवर्नमेंट्स को हम बनाया करेंगे, जैसे कि पंचायती राज हो गए, पंचायत हो गई, उनको अब कहा गया कि अब रूरल एरियाज़ पर ये पंचायती राज हुआ करेगा, पंचायत की गवर्नमेंट्स आया करेगी। और ये हमारा कौन से पार्ट में है, हमारे पार्ट 9 में है। हमारा 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें रूरल और अर्बन लेवल पे गवर्नमेंट्स का निर्माण किया जाता है। तो रूरल लेवल का जो निर्माण किया जाता है गवर्नमेंट का, वो हमारा कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में है। और 9A में ये कहा गया है कि भाई अर्बन लेवल पर लोकल गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे, जिसमें क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाएगी, और जो हमारा रूरल लेवल पे करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, पंचायत आ जाएंगी। तो ये यहीं तक था। अगला जो हमारा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 2011 के अंदर, तो ये एक वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि हमारे यूनियन से पहले जोड़ दिया गया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है ना यूनियन, उसमें एक ये वर्ड जोड़ दिया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब ये क्या कहती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कहते हैं कि भाई अपना हम इंडिया के ये कहा गया कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। हालांकि मैं आपको ये फीचर पूरा का पूरा डिटेल में आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, पर अभी आप ये समझ लो कि इंडिया को एक राइट दिया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा फीचर है वो ये है, अगला हमारे सारे फीचर ख़त्म होते हैं यहीं पे, आगे वाले लेक्चर्स में हम अपना अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो हमारा पहला क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहा गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तुमने बोरो किया है, तुमने किसी से मतलब उधार लिया, मतलब कि किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन तुमने बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तुमने खुद से नहीं बनाया, ये तुमने बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड क्यों कहा गया, क्योंकि भाई देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हमने काफ़ी जगह से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है। तो इस बात पर बी आर अम्बेडकर जी हमारे जो हैं चेयरमैन होते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है तो इसमें क्या गलत है।
इसमें गलत क्या है? अगर कुछ बातें हमारे इंडिया के कल्चर से को अगर हमारे इंडिया के अंदर कोई चीज़ अच्छी लाने के लिए हम बाहर से कुछ बोरो करते हैं, बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बोरो कर रहे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म जो हमारा है वो है ये है अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पूरा सेम टू सेम कॉपी कर दिया 1935 एक्ट को। इसी में से एक हमारे हैं पीआर देशमुख, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। वो ये कहते हैं कि भाई जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन कह लो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कह लो, दोनों सेम है। बस उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 35 के अंदर 1935 के अंदर बस एक चीज़ ऐड कर दी गई है, अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब होता है एक उम्र से ज़्यादा के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस ये कहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा कॉपी है 1935 एक्ट का। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक को अपने सामने रख लें और एक बारी उसके एक बारी खुद से रीड करें, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। वैसे तो मैं आपको हर एक बात बता ही रहा हूँ कि हमारे क्रिटिसिज्म क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, पर एक बारी आप खुद से भी रीड करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों से जुड़ पाएंगे। अगला जो हमारा है, हाँ, जब ये कहा जाता है ना कि पीआर देशमुख जी कहते हैं कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 जो गवर्नमेंट एक्ट था उसकी कॉपी है, बस उसके अंदर एक चीज़ ऐड करी गई है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस पर बी आर अम्बेडकर जी बड़े प्यार से जवाब देते हैं कि हाँ जी, ये हमारी जो है हमने बहुत सारे प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु हमने ये जो प्रोविज़न है इसलिए लिए हैं क्योंकि इससे बेहतर मेरे को तरीका नहीं दिख रहा था कि हम इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करें, तो इसलिए हमने इसको लिया है। अगला जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो ये है अन इंडियन और एंटी इंडियन। इसमें कहा गया है कि हमारे इंडिया के सिद्धांतों को नज़रअंदाज करते हुए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ये कहा गया कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जितने भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उन सबको नज़रअंदाज किया गया है। अब एक बात बताओ यार, इंडिया के अंदर इतने ट्रेडिशन, इतना कल्चर, इतने रिलीजन है, इन सबको देख कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा माना जाता है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अगर हम उन सबको भी देख कर बनाते तो यार ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बन जाके बनता और कब हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रशासन मिलता। तो भाई अन इंडियन और एंटी इंडियन कहा गया है, पर हमारे इंडिया का अगर कल्चर को देख के अगर बनाया जाए ना तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, बहुत टाइम में बनेगा। और हमारे इंडिया का ट्रेडिशन देख के क्या बनाएंगे आप बताओ ना। हमारे इंडिया पे देखो यार, एक तो यार देखो ब्रिटिशर्स जब 200 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारे जो इंडिया के जो लोग थे उनको आदत हो गई थी कि भाई ब्रिटिशर्स जो है ना उनके रूल की आदत हो गई थी। तो अब उनके लिए हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को चुन लिया, तो क्या गलती है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो पहले समय था वो सही था, जैसे राजा वाजाओं का समय चल रहा था वो समय सही था। तो इसी तरह से एक हमारे मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनका नाम है हनुमंथैया, मेंबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये कहते हैं कि भाई हमको चाहिए था म्यूज़िक, चाहिए था वीणा और सितार का, आपने हमको पकड़ा दिया इंग्लिश बैंड। इसका मतलब है हमें चाहिए था जो हमारा पहले जो राज चल रहा था राजाओं वाजाओं का, वो राज चाहिए था, आपने हमें पकड़ा दिया है ब्रिटिशर्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया है, जब जो कि नहीं होना चाहिए। पर यार इससे बेहतर चीज़ क्या होगी अब बताओ ना। कौन जब राजाओं वाजाओं का समय चल रहा था तो यार एक तरह से मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, हेरिडेटरी सिस्टम चल रहा था। अब सबको राइट दी जा रही है, हम सबको फंडामेंटल राइट दी गई है, इतना कुछ दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यार ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से तो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। अगला जो है हमारा वो है अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहा जाता है कि बी आर अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उसमें काफ़ी सारी महात्मा गांधी जी की फ़िलोसफी से हट के बनाया है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नज़रअंदाज करते हुए बनाया है, वो उन्होंने कहा है। परंतु हम आगे वाले लेसन्स में देखेंगे या फिर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बी आर अम्बेडकर जी ने काफ़ी सारे सिद्धांतों को गांधी जी के लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उतारा है। अगला जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो ये एलिफेंटाइन साइज़ है। एलिफेंटाइन साइज़ मतलब कि बहुत ही बड़े साइज़ का है, बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही डिटेल में लिखा गया है और ये लोअर मतलब लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो भाई ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत ही ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये एलिफेंटाइन साइज़ है। और कुछ कुछ तो कहते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो एलिफेंट सिंबल था, तो कुछ कुछ कहते हैं कि ये एलिफेंट सिंबल ये दर्शाता है कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एलिफेंटाइन साइज़ का ही है। अगला जो हमारा
हमारी जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहते हैं पैराडाइज ऑफ दी लॉयर्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसके अंदर ज़्यादातर लॉयर्स ही थे और लॉयर्स ने लीगल भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। हमें मतलब कि इतनी लीगल भाषा नहीं चाहिए थी। अगर तुम सिंपल भाषा में लिख देते कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बोरिंग हो गया, आम इंसान की समझ में ही नहीं आएगा। तो ये भी बात कही गई है। तो हमारा ये जो क्रिटिसिज्म था पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ये भी एक तरह का क्रिटिसिज्म ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्रिटिसिज्म ही के पॉइंट्स में ही आता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में लिखा है। लॉयर्स का डोमिनेशन था हमारी इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और इसको सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा लिखते, लीगल लैंग्वेज कम लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये सब इसमें क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताए हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर 4 है लक्ष्मीकांत की बुक का, जो हम अपने अगले लेसन में करेंगे, जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी जो फर्स्ट 3 चैप्टर पढ़े ये बेसिक था हमारी पॉलिटी का। अब से हमारी जो स्टार्ट होगी और हमारी असली चैप्टर्स जो वो अब से स्टार्ट होंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ अच्छे से आ रही होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ, तो आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।